दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वन और वन्य जीव संसाधन और इसका हमारे लिए लाभ क्या है, संपोषित प्रबंधन क्या होता है, सभी के लिए जल और जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। दोस्तों प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना या मिलजुल कर रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और ये हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला और शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान और लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें ये दर्शन की संपूर्ण प्राकृतिक संसार उद्भाव में रहे, जो संस्कृति के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। दोस्तों इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का एक हिस्सा है। दोस्तों हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना है, जैसे कि मृदा, वायु, जल के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि विभिन्न संगठन प्रकृति में बार बार चक्रण इनका किस प्रकार होता है। हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए कि इन संसाधनों को आगे भी प्रयोग में लाया जाए और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। दोस्तों पर्यावरणीय समस्याएं आज दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती बनकर सामने खड़ी हुई हैं और ये वैश्विक समस्याएं और इसमें ये आपको लगता है कि पूरी दुनिया इन समस्याओं के समाधान में असहाय है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून तभी सफल हो सकते हैं जब उसमें लोगों की भागीदारी और स्वेच्छा से उन नियमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज के लिए एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ न कुछ कदम भी उठाए जाते हैं और आपने गंगा की सफाई योजना के विषय में जाना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए आरंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की क्वालिटी यानी गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलीफार्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है और जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। तो यहाँ पे गंगा जल में एक संपूर्ण कोलीफार्म गणना का स्तर 2007 में रेड कलर में और 2011 में ब्लू कलर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें अंतर आ रहा है समय के साथ साथ। दोस्तों गंगा का प्रदूषण बहुत ही जो है चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि गंगा भारतीयों के लिए श्रद्धा और विश्वास का विषय है। गंगा हिमालय से स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती हैं। इसके किनारे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के 100 से अधिक नगरों में इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा जो कचरा उत्सर्जित होता है, मल मूत्र इसमें प्रवाहित किया जाता है और इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख और शवों को बहाना। इसके अलावा उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि ये विषैला होता जा रहा है। इससे जल में मछलियां मरने लगी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एकीकृत संरक्षण मिशन है और ये प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय गंगा नदी के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। और देखा जाए तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग भी है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। दोस्तों मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके उपर्युक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण और उससे प्रदूषण का मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अत्यधिक कम मात्रा में होते हुए भी बहुत ही हानिकारक होते हैं और इनके मापन के लिए अत्यंत
परिष्कृत उपस्करों की आवश्यकता यानी हाई टेक्नोलॉजी जो यंत्र हैं उनकी आवश्यकता होगी, और जल के पीएच का जो है सरलता से सार्वसूचक की सहायता से मापा जा सकता है। पीएच में अंतर से इसकी गुणवत्ता का आकलन भी किया जा सकता है। लेकिन हमें समस्या के विशाल रूप को देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर के विषय में हमें जानना होगा। आर मतलब, पहले आर का मतलब रिफ्यूज, दूसरा रिड्यूस, रीयूज और रीपर्पज और रिसाइकिल। रिफ्यूज का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को आपकी आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। कम उपयोग यानी रिड्यूस, तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ेगी और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसका प्रयोग बंद करना पड़ेगा। रीयूज का मतलब ये होता है कि रिसाइकलिंग का ये सबसे अच्छा तरीका है। हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिनको हम दोबारा उपयोग में ला सकें। पुनः प्रयोजन, तो पुनः प्रयोजन का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसे अन्य किसी उपयोग में लाई जाए। रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण का मतलब ये होता है कि प्लास्टिक, कागज और कांच की धातु की वस्तुएं और ऐसे पदार्थों का पुनःचक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए, और जब तक कि अति आवश्यक न हो इसका नया उत्पादन विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इससे एक ओर तो संसाधनों का नुकसान होता है और दूसरी तरफ कूड़ा कचरा बढ़ता है, जिससे कूड़ा कचरा प्रबंधन की समस्या आती है। दोस्तों, यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकता और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय हम पर्यावरण संबंधी अनेक निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, उसको हमें सोचना चाहिए। संपोषित विकास की संकल्पना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास को प्रोत्साहित करती है और जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों का संरक्षण करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणी विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। ये लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में किस प्रकार बदलाव करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो क्यों आवश्यक है। दोस्तों, केवल सड़कें और इमारतें ही नहीं परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तक, खिलौने, फर्नीचर, औजार और वाहन, ये सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से मिलती हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वो है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से मिलती है। लेकिन यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा कई प्रोसेस से और विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा मिलती है। दोस्तों, हमें अपने संसाधन या जो रिसोर्सेज हैं उनका सावधानीपूर्वक यानी विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि संसाधन असीमित नहीं, इनकी मात्रा सीमित है। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय हमको बहुत आगे या दूरदृष्टि या दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध अगर जो नहीं होंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य छोड़कर जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो ये पक्का है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। खनन से प्रदूषण होता है, धातुओं को निष्कर्षण के बाद बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। तो इन सब जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमें ये देखना होगा कि पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित रखा जाए और साथ ही आर्थिक विकास को भी किया जाए। दोस्तों, संपोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं उभरी हुई हैं और देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा और संस्कृति की तुलना में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है बिल्कुल नई है। ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण और संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने अच्छे रूप में स्थापित की गई है और हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा है जहां मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने अच्छे रूप में स्थापित की गई है।
दोस्तों, भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद और स्मृतियों में जंगलों के उपयोग और प्रबंधन तथा संपोषिता को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की एक ऋचा में ये लिखा है कि हे पृथ्वी देवी, हम तुम्हारे बिना बर्फ वाले और बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हों। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर और रक्षित पृथ्वी, जिस पर मैं अजेय अनाहत अच्छत होकर रह सकूं। एक अन्य ऋचा के अनुसार, हे भूमि, मैं जो तुम में खड्डा या गर्त खोदता हूँ वो शीघ्र ही भर जावे। मैं तुम्हारे मर्म यानी चराचर जगत को और हृदय को हत करने वाला न बनूं। बाद में एक देवीचंद द्वारा लिखित पुस्तक अथर्ववेद वेद संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। दोस्तों, वैदिक काल में दौरान जो है जंगल वनस्पति उत्पादन के साथ सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर ध्यान दिया गया। वैदिक काल के अंत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी और ये वो समय था जब पवित्र जंगलों और गुफाओं, पवित्र गलियारों और विभिन्न प्रकार की जातीय वानिकी प्रथाओं जैसी सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणाएं विकसित हुई और ये वैदिक काल के बाद परंपरा के रूप में लगातार चलती रहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्राचीन काल से ही पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, वन और वन्य जीवन। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल यानी हॉट स्पॉट होते हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्पीसीज यानी प्रजातियों की संख्या है। किसी भी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतुओं और पौधों की, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी उतनी ही अधिक होती है। देखिए, जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूक्ष्मकीट, कीट, पक्षी, सरीसृप भी महत्वपूर्ण होते हैं और वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी अस्थायित्व भी नष्ट होता है। स्टेक होल्डर क्या होता है, जिसको दावेदार कहते हैं। दोस्तों, हम विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, लेकिन वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। इनमें से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प है, कुछ के पास नहीं। जब हम वन संरक्षण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात सोचते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके दावेदार कौन हैं। तो सबसे पहला, वन के अंदर और इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर होते हैं। सरकार का वन विभाग, जिसके पास वनों का स्वामित्व है और वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। उद्योगपति, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, लेकिन वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। चौथी बात कि वन्य जीवन और प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक समूह की आवश्यकताएं अलग अलग हैं अथवा वन से उन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को लिए जलाऊ लकड़ी, छोटो लकड़ियां और काफ़ी मात्रा में छाजन के लिए आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने, शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन से प्राप्त होती हैं। वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का क्या नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उससे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे कि इनका संपोषण होता रहे। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया और वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में लिया, लेकिन प्रबंधन व्यवहार स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और ज्ञान की उपेक्षा होती रही। इसलिए वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन, टीक अथवा यूकेलिप्टस के वनों में बदल गए और इन वनों को उगाने के लिए सबसे पहले सारे क्षेत्र से सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे वहाँ की जैव विविधता नष्ट हो गई और ये वन प्रबंधन का सबसे जो है नुकसानदायक पहलू था। दोस्तों, कई प्रकार के उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं और उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र मानते हैं।
निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी ऊपर तक होती है। इसलिए उन्हें उस क्षेत्र में संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इनका व्यवस्थित ढंग से प्रयोग हो, ताकि आगे के लिए भी ये वन बने रहें। दोस्तों, प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं है, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी और गैंडा से हुआ था, और अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने का महत्व समझा है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व क्या नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की, और ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। दोस्तों, अध्ययन ये बताते हैं कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में एल्पाइन के वन हैं, जो भेड़ों के चरागाह थे। घुमंकू चरागाह प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल में अपनी भेड़ें घाटी के इस क्षेत्र में चलाने के लिए लाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ देखा गया है कि पहले तो ये घास बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर पाती है, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। और पहले ऐसा नहीं था, चराई होने पे नई घासें उग आती थीं। दोस्तों, इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के द्वारा उनकी सुविधा के लिए कई व्यवस्था से होने वाली क्षति जो होती है, उसके बारे में भी ध्यान देना होगा। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है, और इस पर नियंत्रण करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस ढंग से करना होगा कि यह पर्यावरण और विकास दोनों के हित में हो, और जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाएं, तो उनके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पर्यावरण के संरक्षण और अथवा विकास के लिए हमें पौधों को जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना जा सकता। ये एक जटिल व्यवस्था है और अन्योन्य क्रिया है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमें इन अमूल्य संसाधनों का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं संपोषित प्रबंधन क्या होता है। दोस्तों, सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान हैं। उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है, और ये आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। और ये विवाद लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गई, और उन्होंने पेड़ों को अपने बाहों में भरकर चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। इसलिए ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है, और इसी उद्देश्य से इनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काटकर गिरा दिया होता, और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं और पत्तियां ही काटता है, जिसके समय के साथ उसका पूर्ण भी होता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैला, और इसने जनसंचार में भी योगदान दिया, और सरकार को और लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि वन किसके हैं और वन संसाधनों का समुचित उपयोग किसके लिए प्राथमिकता किया जाए। दोस्तों, अनुभवों ने ये सिखा दिया है कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होगी, मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत और वहाँ पे रहने वाले लोगों का जनजीवन भी प्रभावित होगा।
दोस्तों, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण देखते हैं। 1972 के पश्चिम बंगाल में वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों के पुनः पूरण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता लगा। दोस्तों, हुआ ये कि स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़प होने लगी और वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव किया और मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया और उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन के 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला, साथ ही उन्हें वहां उपज से 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से 1983 तक आराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया, अथवा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। तो ये है कि किस प्रकार लोगों को जोड़कर वनों का संरक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, सभी के लिए जल महत्वपूर्ण संसाधन है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है और हमने जल को एक संसाधन के रूप में इसके महत्व को जाना है। जल स्रोतों को प्रदूषित कैसे किया जाता है और इन प्रदूषण से मानव के जनजीवन और जनस्वास्थ्य पर बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। दोस्तों, भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। वर्षा की अवधि में वर्षा के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। प्रकृति में मानसून के योगदान के बाद जो है वनस्पति कम होने के कारण भूजल स्तर की उपलब्धता में कमी आई है। फसलों के लिए जल की अधिक मांग बढ़ गई है। उद्योगों में प्रवाहित प्रदूषित और नगरों में कूड़ा कचरे से जल प्रदूषित हुआ है। बांध, जलाशय और नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है और पहले इन तकनीकों का प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी, पर स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे, जिससे पूरे वर्ष जल उपलब्ध रह सके। और इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था और जल की उपलब्धता और दशकों और सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप सामने आते थे। दोस्तों, स्थानीय लोगों द्वारा जो सिंचाई और जल प्रबंधन के तरीके अपनाए जाते थे वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजनाओं जैसे विशाल बांध और दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की संकल्पना करके अंग्रेजों द्वारा ये कार्य किया गया और जिसे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने इसे भी पूरे जोश के साथ अपनाया और इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके बदल गए। सरकार इनका प्रबंधन और प्रशासन अपने हाथ में लेती गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह क्या होता है? दोस्तों, लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई को स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ। इनको कुल्ह कहा जाता है। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांव तक लाया जाता था। इन कुल्ह से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांव की सहमति से किया जाता था। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। कुल्ह की देख रेख और प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गाँव वाले वेतन देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्ह से जल का भूमि में अंतःश्रवण भी होता था और विभिन्न स्थानों पर झरने का जल प्रदान किया करता रहता था और सरकार इन कुल्ह के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए और जल के वितरण की आपस की भागीदारी भी समाप्त हो गई। बांध जो हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांध बनाना क्यों आवश्यक है? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है और इससे निकलने वाली नहरें बड़ी दूर दूर तक ले जाई जाती हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के बड़े क्षेत्रों में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, लेकिन जल के खराब प्रबंधन के कारण, कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत कम लोग ही इससे लाभान्वित हो पाते हैं और कई व्यक्ति इससे नुकसान उठाते हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध और नहर बनाते समय विस्थापित किया जाता है, उनके साथ भी जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। बड़े बांधों के बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा
हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टिहरी बांध इसका उदाहरण है। और आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे नर्मदा नदी पर बढ़ने वाले ऊंचाई बांध का ऊंचाई बढ़ाने के लिए विरोध हुआ था। दोस्तों, बांध बनाने से 3 प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो सामाजिक समस्याएं, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, इन्हें मुआवजा नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ नहीं है। तीसरी बात पर्यावरणीय समस्याएं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर वनों का विकास होता है, बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाता है, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। दोस्तों, विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता। उन्हें अपनी भूमि और जंगल से हाथ धोना पड़ता है, जिनकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती। 1970 में बने तवा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सके हैं जिनका उनसे वायदा किया गया था। आइए देखते हैं जल संग्रहण के बारे में। दोस्तों, एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटरमैन देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांव के हजारों ग्रामों की जिंदगी बदल पाए। 2 दशकों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8,600 जोहेड़ और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया और राज्य भर के 1,000 गाँव में पानी वापस लाया गया। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो ग्रह और इसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों के समुचित संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दोस्तों, जल संभरण प्रबंधन में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जैव मात्रा उत्पादन में इससे वृद्धि हो सके। और इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, द्वितीयक संसाधन पौधों और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन न पैदा हो। जल संभरण प्रबंधन जल संभरण समुदाय का उत्पादन और आय बढ़ाता है, सूखे और बाढ़ को भी शांत करता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जल संरक्षण प्रणालियों को जीवित करने में लगे हैं, जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। इन समुदायों ने जल संरक्षण के कई तरीके विकसित किए हैं। दोस्तों, जल संभरण की व्यवस्था, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत और चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना और घर की छतों से जल एकत्रित करना जल के संरक्षण का महत्वपूर्ण जो है पहलू है। जल संग्रहण, जिसको कि वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन यानी बड़े पात्र में नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में आहार और पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू के कादी क्षेत्र में तालाब और तमिलनाडु में एरिस यानी टैंक, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा, ये प्राचीन जल संग्रहण और जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग में हैं। जल संग्रहण की तकनीकें स्थानीय होती हैं, इसका लाभ भी स्थानीय लोगों को होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इन संसाधनों के अकुशल प्रबंधन और अतिदोहन कम होते हैं अथवा पूर्ण समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, बड़े समतल भूभाग में जल संरक्षण मुख्यतः अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली नालियाँ, प्राकृतिक जलमार्ग पर बनाए गए चेक डैम, जो कंक्रीट अथवा छोटे पत्थरों से बनाए जाते हैं। दोस्तों, इन बांधों के अवरोध के कारण इनके पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है, लेकिन छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या उसके कम में भी रहता है, उसके बाद ये सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं, बल्कि जो जमीन के नीचे हमारा भौमिक जल है, इसकी पूर्ति करना कि यहाँ पर जो है जल फैल जाए या बढ़ जाए। वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती और भौम जल मानव और जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों, तालाब में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहता है। यहाँ देखिए, जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था खादिन पद्धति का आदर्श जो है व्यवस्थापन किस प्रकार किया गया है। ये जो है जल संग्रहण क्षेत्र है, यहाँ से जल खादिन अथवा फसल वाले क्षेत्र में आता है। खादिन बांध यहाँ पे बनाया जाता है, जल जो है भूमि में जाता है और उसके बाद ये जो है कुएं का भी संभरण करता है। आइए देखते हैं दोस्तों संसाधनों के रूप में कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों जीवाश्म संसाधन हैं और इनका निर्माण जो है बहुत लंबे समय तक जो है लंबे समय में होता है।
और औद्योगिक क्रांति के समय हम अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, जिसके लिए कोयला और पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम और कोयला लाखों वर्ष से जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें इनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। और कहा जा रहा है कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में और कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं, अगर जो हम इसी तरह से संसाधनों का अतिदोहन करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा के अन्य स्रोत जो हैं वो कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर अधिक होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पर एक खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और इन उत्पादों में से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैसें हैं। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो धरती का तापमान बढ़ाती है। कोयला और पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण ये है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और भी खतरनाक होगी। इसलिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कैसे? देखिए, हम बस में या सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें, घरों में कम से कम विद्युत का उपयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग न करके सीढ़ियों का प्रयोग करें, सर्दी में अतिरिक्त स्वेटर पहने, हीटर और सिगड़ी का प्रयोग न करें। तो एक तरह से देखा जाए, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है और आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित हैं कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण भी कम किया जा सके। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसको हम समझ सकते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है ये एक कठिन काम है और खुले दिमाग से हमें सभी पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। हमें ये मानना होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन इस वास्तविकता को लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ अनेक लोगों के दुख का कारण बन सकते हैं और हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है। कानून, नियम और विनिमय से आगे हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे विकास का लाभ सभी को और आगे आने वाली भावी पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके और इसी से हमारा संपोषणी विकास या संपोषित विकास की परिकल्पना जो है सार्थक हो सकती है। इस अध्याय से यानी प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन वाले अध्याय से आपने क्या सीखा, उसको आइए संक्षेप में जानते हैं। हमारे संसाधन जैसे वन, वन्य जीवन, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग संपोषित रूप से करने की आवश्यकता है। कम उपयोग, पुनः चक्रण की नीति अपनाकर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जल संसाधनों के संग्रहण के लिए बांध बनाने में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं। बड़े बांधों का विकल्प उपलब्ध है। ये क्षेत्र विशिष्ट है और इनका विकास किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के संसाधनों का नियंत्रण सौंपा जा सके। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम अंत में समाप्त हो जाएंगे। इनकी मात्रा सीमित है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हमें इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अंतिम अध्याय और इसके साथ ही हमने 10वीं कक्षा के सभी विषयों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 11वीं कक्षा के इतिहास से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभदायक हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही ये जो श्रृंखला है इसमें हम आगे और भी कुछ सुधार करेंगे और हम इसका शार्ट नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे और एक एक क्लास के पूरे क्लास नोट्स एक वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।